जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इसकी फोर्थ लाइन पढ़ी थी, मार्च और अप्रैल तक पढ़ लिया था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब आखिरी में हावर्ड कार्टर मम्मी के पास पहुंच जाता है, उसके डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है, थ्रू द ही रैन इनटू द ट्रबल, वो बहुत ही ट्रबल में आ जाता है। रिचुअल रिजाइंस हैड हार्डेंड सीमेंटिंग द टर्ट्स टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो उसका ताबूत है, कॉफिन कहा जाता है ताबूत को, ताबूत पे चिपक गई थी पूरी बॉडी, क्योंकि 3300 साल पुराना शरीर अगर आपने रख रखा है तो वो तो चिपकेगा ही। नो अमाउंट ऑफ लिजिमेंट फोर्स वुड मूव देम, किसी भी प्रकार की ताकत नहीं लगाई जा सकती है। कारण उसका, जब आप ताकत लगाने के लिए जाओगे बॉडी ब्रेक हो जाएगी और मम्मी पूरी टूट जाएगी। ही ran into the trouble, rituals resigns had hardened cementing body to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later, he was to be done. The sun can beats down like a hammer. इसको अंडरलाइन कर लेना कि इजिप्ट के, साउथ इजिप्ट में जो है वो सूरज जो है वो हथौड़े की तरह मारता है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी गर्मी लगती है उस वक्त। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूज़ द रिज़ाइन, तो उसने, कार्टर ने क्या किया, उस बॉडी को जो है कॉफिन को उठा के धूप में रख दिया, ताकि गर्मी की वजह से जो है वो बॉडी अपने आप ही गर्म हो जाए और अपने आप जो वो चिपकी हुई थी उस कॉफिन से वो हट जाए। तो ये मैप भी आप देख सकते हैं इसमें, इजिप्ट, ये किंग्स ऑफ वैली और सब कुछ, ये साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। चलिए, उसके बाद में ही सेट द मम्मी आउटसाइड ऑफ द ब्लेजिंग सनशाइन, चिलमिलाती धूप में उसने सनशाइन में उसको रखा बॉडी को। दैट हीटेड टू द 149 फ़ारेनहाइट, ये 149 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसकी गर्मी में रखा, मतलब ये 50-55 डिग्री से भी 60 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर था। नथिंग बर्स्ट, ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। तो उसने क्या किया कि शरीर के दो हिस्से निकाले, मतलब लिम्स अलग निकाल लिए और धड़ को अलग कर लिया, ताकि जो है उसके शरीर के जो रिमेन्स हैं, मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो। शरीर तो एक्चुअली में दो भागों में तो टूट ही चुका था वो, तो अलग अलग भागों में उसे डिवाइड कर लिया ताकि वो अलग अलग रहे, ताकि कोई तो बाद में सोना निकालने के लिए या कुछ भी कारण की वजह से जो चोर वगैरह अगर मान लो बाद में जाए वहाँ पर, तो जो है वो चोर वगैरह अगर वहाँ जाए तो बाद में जो है वो उसको नहीं कर पाए, तोड़ फोड़ नहीं कर पाए। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ़ ही डिड नॉट कट द मम्मी, अगर वो कट नहीं करता है मम्मी को, थीव्स द मोस्ट सर्टनली, अब इसमें आगे की लाइन आई भी सही है कि थीव जो है मतलब चोर जो है वो क्या करेंगे, वुड हैव क्यूमेवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड द पार्ट टू द रिमूव द गोल्ड। अब क्या होगा कि वो उस पार्ट को हटाने के लिए, गोल्ड के पार्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वो मम्मी में तोड़फोड़ करेंगे। इन टर्ट्स टाइम रॉयल्स वर फेबुलियसली वेल्दी, किंग टर्ट्स के समय में जो रॉयल्स लोग थे वो फेबुलियसली बहुत वेल्दी थे, बहुत धनवान थे। दे थॉट और होप्ड, या तो वो सोचते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, उस वक्त उनकी सोच ये थी कि जो भी उन्होंने कमाया है अपने लाइफ टाइम में उसे वो अपने साथ ले जा सके। हिज जर्नी टू द, उनकी जर्नी जो है, यात्रा है, ग्रेट बियॉन्ड द टट्स किंग वॉज लेविस्ड विद द ग्लिटरिंग गोल्ड्स, चमकता हुआ सोना उनके साथ में, प्रेशियस कॉलर इनलेड नेकलेस, और जो नेकलेस था उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कारीगरी कर रखी थी, ब्रेसलेट था, रिंग्स मतलब हाथों की अंगूठियाँ थी, एमलेट्स थे, ये जो है ये भुजाओं पे बांधने के लिए यूज़ होता है,
सेरेमोनियल एप्रॉन था उनका, जो मतलब राजशाही पोशाक जिसे कहते हैं वो थी। सैंडल्स थे, सैंडल्स के साथ साथ शेड्स फॉर हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के लिए अलग से, टॉयज़ के लिए अलग से, कवर करने के लिए जो आभूषण थे वो, ये सब जो है ये कुल मिला के उनकी रिचनेस को बता रहे थे कि किस प्रकार से जो किंग टट किस तरह से अपने साथ में जो गोल्ड ले गए थे, मतलब किस प्रकार उनकी जो मृत्यु हुई थी तो गोल्ड से सजा कर उनकी बॉडी को रखा गया था। तो ये टोटल इनके जो है साथ में ले जाने के लिए चीज़ें थी। एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, जो कॉफिन था मतलब उसके अंदर जो एक पूरा मास्क मतलब ढकने के लिए, वो भी काफ़ी प्रेशियस था। ऑल प्योर गोल्ड, सब कुछ प्योर गोल्ड का था। टू सेपरेट द टट्स फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, एडोर्नमेंट का मतलब होता है आभूषण। इतनी सारी चीज़ें उनके शरीर पर लगी हुई थी तो इन सब को अलग करना था। तो इसमें एक बहुत बड़ी रिस्क ये थी कि बॉडी को डैमेज किया जा सकता था, पर बहुत धीरे से हटाया गया। कार्टर मेन रिमोट्स, कार्टर ने क्या किया, उनके साथ में जो काम करने वाले लोगों ने क्या किया, मम्मी हैड एंड सेवरल सर्व नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स, बड़े बड़े जॉइंट्स को उन्होंने अलग अलग निकाल लिया। मतलब जहाँ जहाँ वो सारी चीज़ें थी सबको निकाल लिया और बड़े बड़े जॉइंट्स को उन्होंने अलग निकाल लिया। दे हैव रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ द सैंड्स, उन्होंने सारे वुडन बॉक्स में रखते गए और जो भी रिमेनिंग्स मतलब जो भी आभूषण निकले वो सब धीरे धीरे उन्होंने हटा दिए। कॉन्सिल्ड द डैमेज दैट बेड वेयर द टट नाउ रेस्ट, अब वापस टट की बॉडी को वहीं लेटा दिया जहाँ से उसको उठाया गया था। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब जो भू वैज्ञानिक होते हैं, जो पृथ्वी में चेंज और ज़मीनों में, या कोई मॉन्यूमेंट है, कोई इमारत है पुरानी, उसकी वैल्यू ज्ञात करना कितनी साल पुरानी है, हैज़ चेंज्ड सब्सटेंटली इन द इंटरविनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी धन दौलत पर ध्यान नहीं देते, वो तो फैक्ट को जुटाते हैं क्योंकि इतिहासकार होते हैं। तो इतिहास की जो इंटरिंग मिस्ट्री जो है उसको वो निकालते हैं ऑफ अ डेथ। तो किस प्रकार से इंट्रीगिंग मिस्ट्री उसकी डेथ की है, उसकी मृत्यु के बारे में है, उसे निकालते हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टूल के रूप में यूज़ होती है, इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। इन 1968, मोर देन द 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे, जिन्होंने एक्सरे किया था किसका, किंग टट की बॉडी का, रिवेल्ड मतलब जो एक्सरे था उससे रिवेल हुआ, स्टेटिंग फैक्ट बीनीथ द रिजाइन दैट केक्स इन हिज चेस्ट एंड हिज ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट ऑफ रिब्स आर मिसिंग, मतलब उसके सामने का जो शरीर है, मतलब पूरा जो छाती है, छाती की एक बोन जो है उसमें से मिस थी चेस्ट की। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन को बोला जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आजकल सीटी स्कैन के माध्यम से बाय विच द हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शंस जो है वो 100 एक्सरेस निकाले जा सकते हैं, मतलब बाल के भी 100 पार्ट्स को वो डिवाइड करके उनके एक्सरे निकाले जा सकते हैं, इतना माइन्यूटली उसे किया जा सकता है। पुट टुगेदर लाइक अ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और किस तरह से जैसे किसी ब्रेड को तोड़कर उसे छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाएं, उस प्रकार से अलग अलग पार्ट को, बॉडी के अलग अलग पार्ट को जो है वो एक्सरे में निकाले जा सकते हैं, और उस बॉडी को वर्चुअली तैयार किया जा सकता है डिजिटल फॉर्म में। What more could a CT scan reveal of a tooth than the X-ray machine?
एंड कुड इट आंसर द टू बिगेस्ट क्वेश्चंस, दो बड़े क्वेश्चंस के जवाब ये दे सकते हैं। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, आज भी दो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब नहीं मिले हैं। हाउ डिड ही डाई, उसकी मौत कैसे हुई। हाउ ओल्ड वॉज व्हेन टाइम ऑफ डेथ। तो दो क्वेश्चन जो है वो उनको पता करने थे। एक तो किंग टट की मृत्यु कैसे हुई, और किंग टट की जब मृत्यु हुई तब वो कितने साल के थे, मतलब कितने उम्र थी उनकी। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, किंग टट्स का जो डिमाइस है, मृत्यु है, वो बहुत बड़ा जो है वो इवेंट था, क्योंकि रॉयल स्टैंडर्ड की जो फैमिली थी उस वक्त, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली लाइन में वो आखिरी थे। हिज फ्यूनरल वॉज अ डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, क्योंकि उनके बाद ही उनकी डायनेस्टी जो है, उनका वंश जो है वही ख़त्म हो गया। द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे इट्स आफ्टरमथ आर अनक्लियर, उनके जाने के बाद की जो कहानी है वो अनक्लियर है, साफ नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एमेंट ऑफ थर्ड, टट के जो पिताजी या फिर दादाजी वॉज अ पावरफुल फेरो, बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे इजिप्ट के। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, लगभग 40 साल तक उन्होंने इजिप्ट पर राज किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी, 8वीं डायनेस्टी उनकी जो है उस वक्त गोल्डन एज कहा जाता है, सबसे अच्छा समय इजिप्टियन कल्चर में वही निकला। हिज सन अमेंटोप फोर्थ सक्सीडेड हिम, अमेंटोप फोर्थ की जब बारी आई एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, काफ़ी रहस्यमय पीरियड था वो इतिहास में, एंशियंट इजिप्ट की, प्राचीन मिस्र की सभ्यता में। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथेन, उन्होंने एथेन की पूजा शुरू कर दी, ये गॉड है। द सन डिस्क, जिसे हम सूर्य भगवान कहते हैं हमारे यहाँ पर, चेंज हिज नेम एकेनटेन, एकेनटेन नाम से वो जो है प्रचलित हुए बाद में। सर्वेंट ऑफ एथेन, अपने आप को जो वो सूर्य के पुजारी कहने लग गए। मूड हिज रिलीजियस कैपिटल, उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी भी बदल दी। ओल्ड सिटी थीबेस से वो नई सिटी एकेनटेन पर आ चुके थे, सिटी ऑफ एकेनटेन। तो थीबेस से उन्होंने अपने राजधानी को बदल दिया और एकेनटेन अपनी नई राजधानी का नाम रख दिया। नॉन नाउ एज अमरना, आज उसको जो है इजिप्ट में अमरना नामक जगह से जाना जाता है। जिस प्रकार से जो है वो प्रयागराज को फिर बाद में नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया था, उसी प्रकार जो आज जो है इसका नाम अमरना है। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, जब फिर बाद में एमन्स का अटैक हो गया, मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग द टेम्पल, उसके बाद में भगवान की मूर्तियां तोड़ी जाने लग गई, उसके बाद में मंदिर को बंद कर दिए जाने लग गया उस वक्त इजिप्ट में। इट मस्ट हैव बीन द हॉरिफिक टाइम, काफ़ी ख़तरनाक समय रहा होगा। रे जॉनसन्स, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लश्कर में रिसर्च सेंटर में काम करने वाले प्रोफेसर रे जॉनसन्स बताते हैं कि द साइट ऑफ एंशियंट थीबेस, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। अब जो जिस परिवार ने एथेन के ऊपर काफ़ी राज किया, इजिप्ट के ऊपर काफ़ी राज किया, आज वो परिवार जो है अंत समय उसका निकट आ चुका है। आफ्टर एकेनटेंस डेथ, एकेनटेंस के डेथ के बाद में मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेश खेरे अपीयर्ड, ये नाम थोड़े इजिप्टियन नेम्स है तो इनमें मिसप्रोनाउंसिएशन हो सकता है, तो ये अपीयर हुए। ब्रीफली दैट एग्जिटेड टू द हार्डली ट्रेस, बाद में उनके उसको शायद ही कोई जो है वो ट्रेस कर पाया, मतलब उसके बाद में जो ऐतिहासिक चेंजेस जो हैं वो शायद ही ट्रेस हो पाए, तो उसके बाद में कोई हिस्ट्री ज़्यादा मिलती नहीं है। एंड देन वेरी यंग, उसके बाद में आते हैं काफ़ी यंग और पावरफुल टूटन खेतन, इनका पूरा नाम था टूटन खेतन, टुक द थ्रोन, उसके बाद में राजा बनते हैं वहाँ के। द किंग टट वॉज ही रियली वाइडली नोन टूडे, जिसे आज किंग टट के नाम से जाना जाता है।
तो अब तक की हिस्ट्री में उनका पूरा बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ तक, किस प्रकार से इजिप्टियन कल्चर पर किनका राज रहा। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टूटनखेमन। उसके बाद उनका नाम टूटनखेमन रख लिया उन्होंने। लिविंग इमेज ऑफ एमन। एमन की जो इमेज है, मतलब जो प्रतिमा है या फिर उनकी जो परछाई है, उसके नाम पर उन्होंने खुद का नाम रख लिया। एमन के नाम पर पीछे उन्होंने एमन लगा लिया। एमन ये गॉड हैं इजिप्ट के, और टूटनखेमन जो है ये एमन पीछे उन्होंने नाम लगा लिया। जैसे हमारे इधर किसी का नाम राम प्रसाद होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम पर आगे पीछे नाम लगा लेने से क्या होता है, वहाँ की कल्चर के बारे में ज़्यादा पता लगने लग जाता है कि ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। उन्होंने फिर से अपने पुराने तौर तरीक़ों को रिस्टोर करने की कोशिश की, मतलब वापस जो उनकी खोई हुई सत्ता, लिगेसी, उनकी कल्चर, उनका वापस रिस्टोर करने की कोशिश की। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद में वो अपने राजपाट छोड़कर 9 साल के बाद में, कुछ दिनों के बाद उनकी अप्राकृतिक तौर पर मृत्यु हो जाती है। रिगार्डलेस हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेथ। उनके भविष्य के बारे में और उनकी प्रसिद्धि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी। टट एक ऐसी ममी है इजिप्ट में, इतनी तो कई ममी जो है वहाँ पर रखी हुई है। नो वन नोस, किसी को नहीं पता है। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, इजिप्ट में भी ममी को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल वहाँ पर ममी बनाई नहीं जाती है, पुरानी जो ममी है उन्हें संरक्षित करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए 2003 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 ममीज़। 600 ममी को उन्होंने रिकॉर्डेड किया आज दिन तक, कितनी ममी वहाँ पर रखी हुई है। स्टिल काउंटिंग, अभी भी काउंटिंग जारी है। द नेक्स्ट फेज इज कैरिंग द ममीज़ विद द पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी। आज भी नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी जो है, जो दुनिया में, आपने नेशनल जियोग्राफी करके एक चैनल भी है जो हिस्टोरिकल फैक्ट बताता है, इस सोसाइटी द्वारा जो है एक सीमेंस करके सोसाइटी है, इसी की साथ में एसोसिएट है। इट्स मैन्युफैक्चरर। सीमेंस के जो उपकरण हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, आपने भी इनके काफ़ी उपकरण देखे होंगे। किंग टट्स इज़ अ वन फर्स्ट ममी टू बी स्कैन्ड। किंग टट की जो ममी है वो पहली ममी थी जिसे स्कैन किया जाना था। एज इन लाइफ मूविंग रीगली, जैसे कि रीगल लाइफ में जिस प्रकार से चेंज हो रहा था, तो एज अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, उनके ही देश के लोगों के सामने। तो डियर स्टूडेंट, आगे का कल पढ़े।